चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के 4th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोगों के विषय में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों में लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ प्रश्न है कि मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रमशः तटीय एवं मैदानी भागों में निवासी ही क्यों करते हैं? वे कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों उनका कार्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण लाल कलर श्रमिक कहलाते हैं। देखते हैं आखेट एवं भोजन संग्रह के बारे में। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था और उसका जीवन निर्वाह 2 कार्य द्वारा होता था। पहला है पशुओं का आखेट कर, दूसरा है अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि का एकत्रित कर। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था और अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने के वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया और तथापि तटवर्तीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी मछली पकड़ने का कार्य ही करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां एवं या तो लुप्त हो गई है या संकटापन्न में है। और प्राचीन काल के आखेट पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी और भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया था। और भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तंभों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता था और इससे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते थे। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशु एवं वनस्पति का संग्रहण करते थे। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी और इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होती है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता था। अब पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। और दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आते हैं। और आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया और ये लोग कीमती पौधे की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते थे और पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते थे। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कूनेन, चमड़ा तैयार करना एवं कर्क के लिए पत्तियों का करते थे और पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ एवं कांतिवर्धक वस्तु बनाने के लिए, रेशों को कपड़ा बनाने, दृढ़ को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद और रॉल के बनाने के लिए करते थे। क्या आप जानते हैं कि चुम्बीगम्बन को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? और क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल भी कहते हैं और ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। और विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पादन विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दामों वाले कृत्रिम उत्पादों में उष्णकटिबंधीय वन्य के भोजन संग्रह करने वाले समूह उत्पादों का स्थान ले लिया है। पशुचारण देखें, आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा और विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पशु को पालतू बनाया और भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है।
उसके बाद चलवासी पशुचरण के बारे में। चलवासी पशुचरण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर नहीं निर्भर रहता था और वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। और इससे पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख पशु थे और जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों के भेड़, बकरी एवं ऊंट पाला जाता है और तिब्बत एवं एडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा एवं उसके बाद आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवों क्षेत्रों में रेडियर पाला जाता है। जलवासी पशुओं के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक के तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ और मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है और दूसरा क्षेत्र यूरोप तक एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध से में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। और नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग में से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग में मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं और इस गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गड्डी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकालीन मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकालीन पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। और इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल के दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। जलवासी पशुचारकों की संख्या अब तक घटी रही है और इसके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। इसके 2 कारण हैं, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा कारण है कई देशों द्वारा नई बस्तियों का योजना बनाना। उसके बाद वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में देखें। जलवासी पशुओं की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फर्म की अस्थायी होते हैं और यह फर्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं पशु और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बार लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। अब जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे क्षेत्रों में ले जाया जाता है। और वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है और यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं के भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं और इनमें प्राप्त मांस, खाले एवं उनको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। अब पशु फर्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें प्रमुख ध्यान पशु के प्रजनन, जनिक के सुधार, बीमारियों पर नियंत्रित एवं उसके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। और विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उसके बाद यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। उसके बाद कृषि देखे। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणाली देखी जाती है। कृषि विभिन्न प्रकार के विभिन्न फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित है। मुख्य प्रणाली निम्नलिखित है। निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं और इसके 2 प्रमुख भाग उसके 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं और इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग पर दक्षिणी पूर्व एशिया है और इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक की कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं ढलन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार से लकड़ी, कुदारी एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात यानी 3 से 5 वर्ष बाद
जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। अब कुछ समय पश्चात कृषक वास्तव में कुछ समय बाद कृषक वापस पहले वहीं कृषि वाले क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। और इस कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और इसमें झूम का चक्र यानी आग लगाकर कृषि तैयार करना छोटा होता जाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लिदांग कहा जाता है। अब ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है एवं वहीं इसे किस नाम से पुकारे जाते हैं। उसके बाद दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो भागों में है। जैसे पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, तो इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है और भूमि का गहन उपयोग होता है एवं इस यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम हो रहता है। उसके बाद दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि तो मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्च जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। उत्तरी चीन, उसके बाद मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी पंजाब में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं शोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदानी के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिण एवं पश्चिम शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखतः रूप में उगाया जाता है। और इस कृषि की अधिकतम विशेषता वे ही है जो चावल प्रधान कृषि की है और केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। उसके बाद आता है रोपण कृषि। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि जो बृहद स्तरीय लोभोन्मुखी उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास के पौधे उगाए। उसके बाद इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बृहद विस्तृत है और इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है और श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। उसके बाद फ्रांसवासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाई और उसके बाद ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग और मलेशिया में रबर के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। और स्पेन एवं अमेरिकी वासियों ने फिलिपाइन में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में होंड वासियों यानी डचों का एकीकार था। और ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है यूरोप वासियों के नियंत्रण में है और वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। उसके बाद विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि देखें। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है और इसी की मुख्य फसल गेहूं है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने में से फसल काटने तक अभी सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है?
इस प्रकार के कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज और उत्तरी अमेरिका के प्रियरीज और अर्जेंटीना के पंपाज और दक्षिण अफ्रीका के बेल्टस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के केटरबरी के मैदान में है। और मिश्रित कृषि देखें तो इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उसके बाद यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम है और इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। और चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुकर आय के मुख्य स्रोत है। और उसके बाद सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पतिक खाद यानी हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। उसके बाद डेयरी कृषि देखें। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है और इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। और पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों को उपयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता, इसमें श्रम की आवश्यकता न हो। और डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि ये तेज ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग और पाश्चात्यकरण की सुविधाओं के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादन को अधिक समय तक रखा जा सकता है। और वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा एवं तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया है। उसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि देखें। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से एटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में है। और खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। और इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। और अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। और शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। उसके बाद बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि के बारे में देखें। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाले फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। और इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह और एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप की भी इस कृषि में उपयोग होता है। और इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश के अधिक विकसित है। और जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप यानी एक प्रकार का जो फूल है पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाते हैं। अब जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। और ट्रक फॉर्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। और यूरोपीय उसके बाद
पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है। इसमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं और इनमें बारे पर कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल की चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों कुकुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण है। और कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियों को कृषि में सहायता होती है और से प्रभावित होता है। सरकारी कृषि देखें, सहकारी कृषि देखें तो जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फर्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाले सभी चीजों का खरीद करने और कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाए रखने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शाब्दिक पूर्व प्रारंभ हुआ था जब पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला और सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। और डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। सामूहिक कृषि देखें, इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। और कृषि का यह प्रकार पूर्वी सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि का आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम से जाना जाता है। और सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम में को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। यह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। उसके बाद खनन के बारे में देखें। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अवस्थाएं देखी जा सकती है, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था और इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक देखें। खनन कार्य को लाभप्रद दो बातों पर निर्भर होता है। पहला है भौतिक कारक, जिनके खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। और दूसरा है आर्थिक कारक, जिनके खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग और संरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात एवं श्रम पर होने वाले व्यय करता है। खनन की विधियां देखें। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं, धरातलीय एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विपरीत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि से सुरक्षात्मक पूर्वापायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होते हैं एवं उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहरे में होता है, तब भूमिगत अथवा कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित है और जहाँ से भूमिगत गैलरिया खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली है और इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों को सुरक्षित और प्रभावित आवागमन हेतु इसके विशेष प्रकार के लिफ्ट वेधक यानी बर्मा, माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीली गैस, आग एवं बाढ़
बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। और क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हटते रहे हैं, और क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक होने लगी है। और जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है।